नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर हमने विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण उपन्यास एवं कहानियों का संकलन किया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया उपन्यास शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है प्रसिद्ध लेखक जगदीश चंद्र जी का उपन्यास नरकुंड मेवास। नरकुंड मेवास जगदीश चंद्र जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका पूर्व भाग, जो कि धरती धन्ना अपना के नाम से है, वो भी हमारे चैनल पर संकलित है। तो यदि आप नरकुंड मेवास को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले आप धरती धन्ना अपना उपन्यास को सुनेंगे। विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगा हुआ धरती धन्ना अपना भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसको दूसरे भाग को हम देखेंगे, जो कि नरकुंड मेवास नाम से है। मुख्यतः दलितों की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया यह उपन्यास। तो उपन्यास को प्रारंभ करने से पहले हम जानेंगे लेखक जगदीश चंद्र जी के बारे में भी संक्षिप्त रूप से समझेंगे। तो जगदीश चंद्र जी के बारे में हम आपको बता दें कि यह एक उच्च वर्गीय लेखक थे, पर उनका मन हमेशा से ही दलित लेखनी के प्रति आकर्षित रहा है। वह बचपन में पंजाब के होशियारपुर नामक गांव में, जो घोड़ेवाहा नामक गांव है, वहां उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद वैद्य तथा माता का नाम त्रिकर्म देवी था। विश्वामित्र नाम का उनका एक भाई था। बचपन में उनका जो ननिहाल था वह रलहन नामक गांव में और घोड़ेवाहा में गुजरा। उनका बचपन इन दोनों गाँव में अधिक गुजरा। इनका परिवार उच्च वर्गीय था, हम बता ही चुके हैं आपको। इनके गाँव में या इनके ननिहाल में कृषक परिवार अधिक रहते थे। दलितों के प्रति बड़ी ही उपेक्षा का भाव रहता था। लेखक बचपन में दलित बस्ती में और जाता था तो उसके घर वाले उस पर डांट लगाते थे। लेखक चोरी छिपे वहां पहुंच जाते थे और दलित लड़कों के साथ खेलना और कभी कभी उनके साथ खाना भी खा लेते थे। उनका एक दलित मित्र भी था, जिसके घर वो अक्सर चोरी छिपे जाते और खाना खा लेते। बाद में घर में बहुत ज़्यादा ही उनको डांट पड़ती और हिदायत भी दी जाती, पर उनके बाल मन में एक सवाल उठता ही रहता कि उसी ज़मीन पे जो वो मेहनत करके अनाज उगाते हैं, तो वो हमारे घर में आकर पवित्र हो जाता है और उनके घर में अपवित्र कैसे रहता है। जब वो कुआं खोदते हैं तो वो अपवित्र कैसे होता, क्योंकि खोदा हुआ तो उन्हीं का होता है। इन्हीं विचारों से वह परेशान हो जाते और बड़े होकर भी उनके मन से ये बातें नहीं गई और उनके मन में दलितों और निम्न वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति रही। सवर्ण जाति के होने के बाद भी वह दलितों से विशेष स्नेह रखते थे। आपकी हाई स्कूल की शिक्षा आपके ननिहाल रलहन में ही पूरी हुई। उसके बाद आपने आकाशवाणी में भी नौकरी की और विभिन्न जगहों पे आपने अपना योगदान दिया। 6 साल आप श्रीनगर में भी रहे। 1962 में आप दिल्ली आ गए और फिर अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो वहाँ ही रहने लगे और इसी तरह आपका जीवन व्यतीत हुआ। आपकी रचना में मार्क्सवादी प्रभाव भी परिलक्षित होता है और इसी तरह साहित्य की सेवा करते करते सन 1996 में 10 अप्रैल को जालंधर में आपका निधन हो गया। तो इस तरह आपने अपनी साहित्यिक सेवा दी। आप ही की लेखनी के द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध उपन्यास नरकुंड मेवास, जो कि हम आज प्रारंभ करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अब इनके उपन्यास पर। उपन्यास प्रारंभ करने से पहले हम आपको इनके पूर्व उपन्यास के बारे में संक्षिप्त सा बता दें, जिससे आपस में कड़ियाँ जुड़ती चलें। तो यह उपन्यास धरती धन्ना अपना का ही दूसरा भाग है, जिसमें एक काली नामक पात्र होता है, जो बचपन में ही गांव से भाग जाता है। पुनः वह शहर में 6 साल रहने के बाद कानपुर में वह वापस गांव आता है। गांव में उसकी चाची होती है। चाची के साथ वह रहता है। नया मकान भी बनवाने की कोशिश करता है, पर गांव के सवर्ण लोगों के द्वारा पीसते पीसते और अत्याचार होते होते धीरे धीरे काली का अधूरा ही मकान रह जाता है। उसी गांव में एक दलित लड़की होती है ज्ञानो, जिससे काली को प्रेम हो जाता है। उसी प्रेम प्रसंग के चलते जो ज्ञानो है वह गर्भवती हो जाती है। ज्ञानो का भाई और उसकी माँ काली को बिल्कुल पसंद नहीं करते और गांव में प्रचलित प्रथा के अनुसार जब लड़की गर्भवती हो जाती है तो उसको चुपचाप जहर खिला दिया जाता है और कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करता और उसको दुनिया से हटा दिया जाता। तो यही हुआ ज्ञानों के साथ, पर उसके भाई और उसकी माँ को यह पता था कि यह बालक जो कि ज्ञानों के पेट में है वह काली का ही है। काली को ज्ञानों के बारे में जब पता चलता है तो वह गांव छोड़कर भाग जाता है और 8 दिन बाद गांव के बाहर एक कुएं में एक लाश मिलती है। लोग उसको काली की लाश समझ लेते हैं। इस तरह
धरती धन्ना अपना उपन्यास समाप्त हो जाता है। काली की ज़मीन पर ज्ञानों के भाई मंगू कब्जा कर लेते हैं, वहाँ पे अपने जानवर बांधते हैं। गांव में धीरे धीरे ना कोई काली की बात करता है, ना ही कोई ज्ञानों के विषय में पूछता है। सब जानते हैं इस कहानी का अंत ऐसा ही होता है। तो आगे के उपन्यास में हम देखते हैं कि गांव वालों को ये भ्रम हो गया है कि काली मर गया, पर काली पुनः भाग जाता है, पलायनवादी काली। अब हम आगे देखते हैं उपन्यास में क्या होता है। बस अड्डे पर एकदम हंगामा मचा था, साथ ही बहुत सी आवाज़ें उठने लगी और आसपास गड्ढम गड्ढ हो गया और शोर हो गया। आम के एक बड़े बूढ़े पेड़ की घनी छतरी के नीचे हरे भरे पीले पत्तों पर लेटे लेटे काली ने कूहनी के सहारे गर्दन उठाई और अड्डे पर मचे शोर को सुनने और समझने की कोशिश करने लगा। उसके कानों में जब ट्रंक और बिस्तर के शब्द टकराए तो वह सतर्क हो गया। उसने अनुमान लगाया कि बस में या तो बारात आई है या फिर डेरे वाले संत साधुओं की टोली उतर रही है। अड्डे की ओर लपकता हुआ काली सोचने लगा, टोली में तो बस से सामान उतार कर वह भी 4 पैसे कमा लेगा और 2 वक्त का गुजर बसर निश्चित हो जाएगा। लेकिन ज्ञानू और गांव का ख्याल आते ही उसका दिल दहल जाता है। वह पेड़ के नीचे से उठा और अपने मुंह को बाहों में छिपा लिया। ज्ञानों के बारे में वह सोच रहा था, क्या उसकी दशा हो रही होगी। कठिन वक्त में ज्ञानू का साथ निभाने और न निभा पाने से उसको शर्म महसूस हो रही थी। यह याद आते ही काली का दम घुटने लगता। ज्ञानों के गर्भ के खबर के बारे में एक ना एक दिन गाँव में सारी बात फैल जाएगी और उसके माथे पर पाप का निशान सूरज की तरह चमकने लगेगा। काली बहुत ज़्यादा परेशान उठा, उल्टा लेट अपना मुंह गीली मिट्टी से छिपा लेता है। उससे इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि पूरे गांव में एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वह अपना मददगार समझ सके। मोहल्ले के दोस्तों और गांव के मददगारों की शक्लें उसकी आंख में घूम गई, पर दिमाग में अंधेरा छाता रहा। काली की सोच का सिलसिला डॉक्टर बिशनदास पर अटक गया। उसे महसूस हुआ कि गांव में वही ऐसा व्यक्ति है जो उसकी स्थिति को समझ उसका इलाज बताए। वह उसके पद से बाहर है। ज्ञानों को गांव से दूर ले जाने की काली जितनी अधिक सोचता उतना ही अपने आप को असहाय महसूस करता। वह अपने ही ख्यालों में लेटा और खोया रहा। वह ऊब कर उठा और फिर ज़मीन पर लेटा लेटा ऊँघने लगा। ऊँघ में वह गांव पहुंच गया। उसने देखा गांव के मर्द औरतें बच्चों की आंखों में खून उतर आया है। जो भी हाथ लगा उसे उठाकर उसके पीछे भागे, जैसे उसका बूंद बूंद खून निचोड़ लेना ही वह चाहती हूँ। काली हड़बड़ा कर उठा और भयभीत होकर अपने होंठ भींच लिए। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। काली जब भी ज्ञानों के बारे में सोचता उसका दिल तार तार रोता। वह बहुत ही दुखी हो जाता, पर वह करे क्या। वह हताश हो गया। अंधेरा उसे कच्चा निगल जाना चाहता, रोशनी उसके अस्तित्व को चीरती थी। वह करे तो क्या करे। शिखर दोपहर में देखा स्वप्न काली के दिमाग में नासूर की तरह टिक गया और छिन छिन कर रिसने लगा। उसे छुटकारा पाने के लिए वह आम के बाग से निकल रेलवे फाटक के निकट ईंटों के पुराने वीरान भट्टे में आ गया। उसे धरती आकाश पाताल में कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जिसमें वह जा सके, निश्चिंत हो और ज्ञानों को आराम और चैन से बिठा सके। काली ने गादी को हिला झुलाकर राहट का निरीक्षण किया और फिर गादी के सिरे में चादर बांधकर उसे खींचने लगा। जब टिंडों से पानी चबचबे में गिरकर नाले में बहने लगा तो भागकर हौदी में गिरते पानी से उसने हाथ मुंह धो लिया। बाग में एक रहड़ लगा हुआ था। उसका मन अब किसी हद तक शांत हो गया। निराशा और परेशानी भी कुछ कम हुई। रहड़ के पास सहतूत का पेड़ था। नीचे खेत की मुंडेर पर वह बैठ गया। काली को एक बार फिर ऊँघ आ गई। उसने स्वप्न देखा वह बच्चे को गोद में लिए घर के खुले आंगन में बैठा है। रसोई में बैठी ज्ञानो बच्चे और काली की ओर स्निग्ध नजरों से देख मुस्कुरा रही थी और जोर जोर से हंसती है। तेरा भी तो बराबर का हिस्सा है, आंखें और माथा बिल्कुल तेरा है। वह लोग बच्चे के बारे में बात करते हैं। काली भी हंस देता है। अपनी ही हंसी से भयभीत होकर काली बौखला कर उठ जाता है। पास ही मुंडेर पर चींटियों की कतार को मुंह में अनाज के महीन टुकड़े दबाए बारीक से सुराग में घुसते देख वह और भी परेशान होता है। सहतूत की टहनियों में एक चिड़े और चिड़ी को कलोल करते देख अपने बच्चे को दाना खिलाते हुए पाकर वह व्याकुल हो जाता है और सन्न हो जाता है। उससे तो जीव जंतु ही अच्छे हैं।
जिनका अपना घर है और अपना चैन से तो रहते हैं। इसी सोच में डूबा काली एक बार फिर भट्टे की ओर चल पड़ा। रह रहकर उसके मन में ख्याल आता था कि उसे मौत क्यों नहीं आ जाती। उसने बीते समय में कई ऐसे स्थानों पर रात गुजारी जहाँ सांप बिच्छू का होना स्वाभाविक था, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। चींटी तक ने भी उसको नहीं काटा। ज्ञानों की हालत, अपनी बेबसी, गांव वाले की खुली बेरुखी और विरोध ने उसके अंदर जीने की इच्छा को बिल्कुल खत्म कर दिया। काली ने सोचा कि उसकी खुशी में हंसने वाला कोई नहीं है और गम में भी किसी को रोना नहीं है। उसका जीना मरना सिर्फ उसी के लिए है, तो वह क्यों रेल के नीचे कटकर न अपनी जान दे दे, तमाम दुखों से मुक्त हो जाए। उसने फैसला किया कि मुंगेरिया से जालंधर जाने वाली आखिरी गाड़ी के नीचे वह सिर दे देगा। इसके साथ ही इस जहान से उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगली दुनिया में वह नए सिरे से अपना जीवन शुरू करेगा। काली सोचने लगा, उसकी मौत की खबर किसी न किसी तरह गांव में पहुंच जाएगी, या शायद ना पहुंचे। यह ख्याल आते ही काली उदास हो गया। अपनी मौत के बारे में गांव वालों की प्रतिक्रिया की वह कल्पना करने लगा। लोग तो शायद खुशी होंगे, लेकिन ज्ञानू, उसको वह क्या सोचेगी? उसको तो एकमात्र वही सहारा है। यह सोचते हुए काली को बहुत शर्म महसूस हुई। आधी रात तड़के तक कटीले झाड़ में बैठी इस उम्मीद में वह उसका इंतजार कर रही होगी कि वह उसके सब दुख दर्द दूर कर देगा और उसे उड़न खटोले में बिठा दुश्मनों की नज़रों से दूर सातवें आसमान में ले जाएगा। और वह विपदा में ज्ञानों को बिल्कुल अकेला छोड़ आया। अब रेलगाड़ी ने बाहर सिग्नल के निकट बहुत जोरदार सीटी दी तो काली खेत की मुंडेर से उठकर फसल को पांवों तले रौंदता रेल पटरी की ओर भागने लगा। वह बराबर पीछे मुड़कर देखता, गाड़ी बहुत निकट पा वह पटरी के बीचों बीच चलने लगा। उसके दिलो दिमाग में अंधेरा था और मन में कोई इच्छा नहीं। स्टेशन के पूर्व में फाटक पार करने के बाद रेल पटरी से एक और पटरी निकल जाती है। काली छलांग लगाकर दूसरी पटरी पर आ गया, क्योंकि शाम की गाड़ी अक्सर इसी पटरी पर आया करती है। काला कलूटा रेल इंजन जोर से सीटी बजाता चिमनी से काला धुआं और पिस्टन से सफ़ेद भाप छोड़ता हुआ रेलगाड़ी के 3 डिब्बों को अपने पीछे खींचता हुआ दंदनाता काली पर चढ़ा आ रहा था। उसने आंखें बंद की। गाड़ी चीखती चिल्लाती उसके शरीर को गरम गरम भाप से भिगोती स्टेशन की ओर बढ़ गई। काली ने आंख खोली तो गाड़ी प्लेटफार्म पर धीरे धीरे रुक रही थी और छुक छुक का स्थान शाह ने ले लिया। रेल पटरी के बीचों बीच वह खड़ा गाड़ी की ओर अविश्वास भरी नज़रों से देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि रेलगाड़ी ने भी उसके साथ विश्वासघात किया। इंजन पानी भरकर एक बार फिर गाड़ी से आ जुड़ा। चिमनी से धुएं के काले बादल बल खाते हुए आकाश की ओर उठते जा रहे थे। भाप की शांसा भी बढ़ गई। इंजन ने जोर से सीटी मारी, साथ ही भक्क भक्क की आवाज़ पैदा करता हुआ धक्का धक धुआं छोड़ने लगा। भाप भी जोरदार शू सड़ाब की आवाज़ों के साथ रेलगाड़ी हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ने लगी। काली के दिल दिमाग रोशन हो उठे। उसके मन में जीने की इच्छा इंजन की सीटी की आवाज़ की तरह उभरी और वह रफ्तार पकड़ रही गाड़ी के पीछे भागने लगा। आखिरी डिब्बा पानी के बड़े पंप से पीछे ही था। काली उसके पिछले दरवाजे के डंडे को पकड़ लिया और डिब्बे के साथ साथ दौड़ने लगा। उछलकर पायदान पर पांव रखने की कोशिश में 1-2 बार लड़खड़ा गया। पटरी के साथ पड़े 2 पत्थरों पर घिसटने से बाल बाल बचा। अंत में उसके पांव पायदान पर जमे और डंडा दोनों हाथों में मजबूती से थम गया। खिड़की से बाहर झांक रहे एक व्यक्ति ने शोर मचाने पर 2 नौजवानों ने काली को ऊपर खींच लिया। भाई, लड़ झगड़ कर घर से भागा है क्या और मरना चाहता है तो सीधी तरह से मर, दूसरों को क्यों मुसीबत में डालता है? एक बुजुर्ग ने काली को डांटा। टिकट के बिना सफ़र कर रहा होगा, दूसरे व्यक्ति ने अविश्वास भरी नज़रों से कहा। काली की ओर देखा, तभी तो भागकर गाड़ी पकड़ी है। छोड़ो इसे, पहले ही बहुत परेशान दिखाई दे रहा। तीसरा मुसाफिर बोला। डिब्बे में मुसाफिर एक बार अपने अपने में सिमट गए। काली दरवाजे के पीछे हटकर फर्श पर जा बैठा। उसकी सांस बुरी तरह उखड़ी हुई थी और वह अपने होश हवास को भी पूरी तरह संचित नहीं कर पा रहा था। और काली फुर्ती से ऊपर की सीट पर जा बैठा। वह लेट गया और सिर मुंह चादर में लपेट लिया, लेकिन प्लेटफार्म पर लोगों की चहल पहल पर नज़र रखने के लिए उसने चादर से छोटा सा झरोखा बना लिया। चौलांग का स्टेशन नज़दीक आने पर गाड़ी की रफ्तार कम हुई और इंजन ने जोरदार सीटी बजाई। फिर क्रच क्रच क्रीह क्रीह की आवाज़ पैदा करते हुए गाड़ी रुक गई। काली को याद आया, लगभग 2 साल पहले वह जालंधर से
मुकेरियां जाने वाली गाड़ी से इसी स्टेशन पर उतरा था। उस समय मन में गांव के लिए कितनी चाह थी, बड़े बड़े अरमान थे, अपूर्व उत्साह और ललक थी। लेकिन आज वह दिन की आखिरी गाड़ी से इसी स्टेशन से चोर की तरह भाग रहा है, जैसे सारा इलाका उसका दुश्मन बन गया हो और हर व्यक्ति सरगर्मी से उसे ही तलाश कर रहा हो। एक लंबी और छोटी सीटी के बाद गाड़ी चल दी। स्टेशन की इमारत, लैंडस्केप और बेंच धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से खिसकते हुए पीछे छूट गए। गाड़ी एक दो बार खुले खेतों की ओर दौड़ने लगी तो उसने इत्मीनान की सांस ली और चादर में आंखों के आगे झरोखा बना वह नीचे की सीट पर बैठी सवारियों की बातचीत सुनने लगा। डूबते सूरज की किरणों की ठंडक और लंबी परछाइयों में कांपते खेत पीछे भागे जा रहे थे। काली को भी महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी बीती जिंदगी और सुख दुख पीछे छूट गए, वह तेजी से उनसे दूर जा रहा है। यह सोच उसे राहत महसूस हुई। जालंधर से 3 स्टेशन पहले सूरज अस्त हो गया और पीछे भागते हुए खेत भी अंधेरे में डूब गए। काली ने अपने भविष्य की कल्पना करने की कोशिश की तो वह उसे प्रतिक्षण गहराते हुए अंधेरे सा प्रतीत हुआ। उसने हताश हो मुंह पर एक बार फिर चादर तान ली। डिब्बे के अंदर बिजली की मध्यम रोशनी मोटे मोटे रुपहले धब्बों की तरह फैल गई। खिड़कियों से छन छन कर रोशनी के धब्बे नीचे पटरी पर फिसलते हुए गाड़ी के साथ भाग रहे थे। सारे वातावरण पर इंजन की छुक छुक और डिब्बों की पटरियों की गड़गड़ाहट थी। गाड़ी जब जालंधर से केवल स्टेशन भर की दूरी रह गई तो काली एक बार फिर घबराहट में आ गया। जालंधर शहर के बारे में वह सोचने लगा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और मन में वह नक्शा बना रहा था। अब उसे गांव के खौफ की जगह शहर का भय होने लगा। उसने सोचा कि शायद यह शहर भी बहुत बड़ा होगा, उसमें कई गांव आराम से समा सकते हैं। काली को महसूस होने लगा कि अंधेरे में खोए हुए पक्षी की तरह यह शहर में भी वह भटक जाएगा और उजाला होने से पहले ही दरो दीवार से टकराकर या थकावट से चूर होकर दम तोड़ देगा। जब सवारियां अपना अपना सामान संभालने लगी और उसके कानों में आवाज़ें पड़ने लगी, बड़ा स्टेशन आने वाला है, तो काली भी ऊपर की सीट से नीचे आ गया और खिड़की से बाहर से निकालकर दूर तक फैली और टिमटिमाती हुई रोशनियों को दिलचस्पी के साथ देखने लगा। ज्यों-ज्यों शहर नज़दीक आ रहा था, काली के मन में उसके प्रति दिलचस्पी और जिज्ञासा, मन में जिंदगी के बारे में उत्साह बढ़ने लगा। बाहरी सिग्नल पार करने के बाद इंजन जोर जोर से सीटियां देने लगा। मुसाफिर अपना अपना सामान उठाकर दरवाजे के निकट जमा हो गए। गाड़ी प्लेटफार्म पर रुकी तो डिब्बों से बाहर निकलने के लिए सवारियों की उत्सुकता अपनी चरम पर थी और आपस में टकराते हुए बोरी के खुले मुंह से लुढ़कते आलुओं की तरह प्लेटफार्म पर फैल गए। सब मुसाफिर तेज तेज कदम उठाते हुए स्टेशन की ओर जा रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी अपने ठिकाने पर पहुंचे। प्लेटफार्म पर खड़े काली ने जब अपनी मंजिल के बारे में सोचा तो उसे झुंझुनी सी आ गई और गांव के अपने अधूरे मकान के अतिरिक्त उसे और कुछ न सूझ सका। याद आते ही उसे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उससे के पास तो रेल का टिकट भी नहीं है। पकड़ा गया तो उससे पूछताछ होगी, उसको अता पता बताने के लिए कहा जाएगा। सब कुछ वह भूल इस समस्या में पूरी तरह ग्रस्त हो गया। वह स्टेशन से बाहर कैसे जाएगा? जब उसकी कुछ समझ में नहीं आया तो वह दोबारा डिब्बे में घुस गया, जैसे उसे इसी रेलगाड़ी में अभी अपना सफ़र जारी रखना था। लेकिन रेलगाड़ी बाहर हाथ में झाड़ू और डिब्बे थामे हुए सफाई कर्मचारियों को देख काली के हाथ पांव फूल गए और प्लेटफार्म से बाहर निकलने कर उनसे दूर चला गया। प्लेटफार्म लगभग खाली हो गया और मुंगेरिया के लिए आने वाली गाड़ियों की सवारियां पुल पार करके स्टेशन से बाहर जा रही थी। खाली प्लेटफार्म पर काली के सामने से पुलिस का एक हवलदार और 2 सिपाही आते हुए दिखाई दे। उसे महसूस हुआ कि वे शायद उसी की ओर आ रहे हैं। काली का खौफ और उस खौफ के मारे उसकी घिघी बंध गई, सारे शरीर में कपकपी सी छिड़ गई। भावी खतरे को महसूस करते हुए उसने शिथिल शरीर में एकदम से स्फूर्ति डाली और सन्न हुआ दिमाग भी काम करने लगा। उसने जल्दी से चारों ओर नज़र दौड़ाई ताकि अंधेरे में कहीं छुप जाए, लेकिन पूरे प्लेटफार्म पर कहीं भी तेज और फीकी रोशनी फैली हुई थी। काली उनसे उलट सिमट में चलने लगा और बेनियाजी से टहलता हुआ प्लेटफार्म के अंत तक पहुंच गया। उसने मुड़कर देखा, पुलिस का कहीं अता पता नहीं। काली ने इत्मीनान की सांस ली और चारों ओर देखकर सोचने लगा, अब कहाँ जाए। उसने नज़र घुमाई, यार्ड की ओर देखा और वहाँ पर कुछ दूर बूढ़े हाथी सा इंजन खड़ा था। वह थोड़े समय के बाद सीटी बजाता हुआ बहुत सी भाप छोड़ता हुआ आगे बढ़ गया।
इस इंजन की फीकी रोशनी पूरे यार्ड पर फैली हुई थी। वह खाली यार्ड के पार देखने लगा। गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे बहुत सी आटा चक्कियाँ एक साथ चल रही हों। उसने दाईं ओर काफ़ी दूर बहुत बड़े बड़े और गोल गोल ऊंचे ढोल खड़े हुए देखे। काली उन्हें हैरान होकर देख रहा था। दो आदमी उसके पास तेजी से गुजरा, प्लेटफार्म के यार्ड में उतर रेल पटरियों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके सिर पर मोटी मोटी बोरियां और हाथों में बड़े बड़े थैले थे। काली भी उनके पीछे पीछे चल दिया। वे रेल लाइन पार करके एक कच्ची सड़क पहुँच कर बाईं ओर घूम गए। काली भी कुछ फासला छोड़ उनके पीछे पीछे चलता रहा। लाइन पार करने के बाद उसे बहुत इत्मीनान महसूस हुआ। उसने लंबी सांस छोड़ी। शारीरिक और मानसिक तनाव बहुत हद तक कम हो जाने के कारण वह खुलकर चलने लगा और अपने आप को हौसला देने के लिए लंबी लंबी सांस छोड़ता रहा। कच्चा रास्ता पक्की सड़क से आ मिला। सड़क की एक ओर कोई 100 गज के फासले पर खंभों की बिजली के बल्ब जल रहे थे। स्याह सड़क पर भूरी रोशनी फैली हुई थी। थोड़ी देर में दमोरिया पुल आ गया। पुल के नीचे से वह उन लोगों के पीछे दाईं ओर घूम गया। काली को जालंधर शहर के भूगोल और सड़कों का कोई ज्ञान नहीं था। वह इस अनुमान से के सहारे चल रहा था कि रेलवे स्टेशन के आसपास पहुंच जाएगा। दोनों व्यक्ति एक तिराहे में दाईं ओर घूम गए। यह एक बाजार था। सड़क के दोनों ओर दुकानें अभी खुली थी और बाजार में काफ़ी चहल पहल थी। काली मोड़ पर रुक गया और दोनों व्यक्तियों को बाजार में आगे बढ़ते हुए देखता रहा। अपनी तेजी से बढ़ते हुए तांगे से बेखबर काली दिलचस्पी और हैरत से बाजार में दूर दूर तक देखने की कोशिश करता। भाई बस मोड़ तो, कोचवान ने जोर से हाँक लगाई तो वह चौंक गया और भागकर दीवार से जा सटा। एक सवार स्टेशन तक। कोचवान ने काली की ओर मुड़कर देखते हुए हाँक लगाई, लेकिन काली से कोई इशारा न पाकर वह टप टप की आवाज़ करता हुआ उसके पास से तेजी से निकल गया। काली ने अंदाज़ा लगा लिया कि रेलवे स्टेशन का बाईं ओर होना अवश्य है। वह ऊंची दीवार के साथ साथ उसकी ओर चलने लगा जिधर से तांगा गया। अभी वह स्टेशन से काफ़ी दूर ही था कि एक इंजन दीवार के पार आकर रुका और कुछ क्षणों के बाद सीटी बजाता हुआ भाप छोड़ता हुआ पीछे मुड़ गया। यह देख काली का अनुमान विश्वास बन गया। वह रेलवे स्टेशन की ओर ही जा रहा है। इस तरह वह कदम उठाने लगा जैसे अपने घर की ओर बढ़ रहा हो। इस शहर में रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त काली किसी भी ऐसे स्थान की कल्पना नहीं कर सकता था जहाँ वह रात भर की शरण ले और सुरक्षा उसको मिल जाए। रेलवे रोड पर स्टेशन के पास ढाबों की कतार और उनसे दाल सब्जी के तड़के की खुशबू को नथुनों में समोता और उसका लुत्फ लेता काली स्टेशन की ओर यूं बढ़ता रहा जैसे वह अपने पुश्तैनी मकान की ओर जा रहा हो। रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े तांगे कोचवान कुलियों सवारियों ने उसका पीछा किया और भिखारियों और भिखारिनियों से बसता हुआ वह विश्राम गृह में पहुंच गया। वहां बहुत से लोग जमीन पर कपड़ा बिछाकर और कुछ बेंचों पर लेटे हुए थे। काली ने उधर उधर झांका और एक कोने में खाली स्थान देखकर उसे कुछ राहत मिली। उसने जेब में पड़ी हुई अपनी पूंजी टटोला। उसने कपड़े में बंधे सिक्कों के चौकोर और गोल किनारों को मजबूती से छूकर महसूस किया और मन ही मन हिसाब लगाया। उसके पास कुल पूंजी 1 रुपया और 2 आने हैं। कोने की बेंच पर बैठा व्यक्ति उठ गया तो काली ने उसके एक किनारे डेरा लगा लिया। वह सोचने लगा कि स्टेशन के बाहर ढाबे पर खाना खाए या फिर यहीं पर छोले कुलचे से गुजारा कर ले। कुछ समय तक इस बारे में वह आपस में ही सलाह मशवरा करता रहा। बहुत सोच के बाद काली ने फैसला किया कि उसे छोले कुलचे खाकर ही पेट भरना चाहिए, क्योंकि इन पैसों से वह अधिक समय तक इस तरह काम चला लेगा। कुलचे छोले वाले भी अपनी छकड़ी सरकंडे के तिलौने पर टिकाए हुए अलसाए हुए खड़े थे। काली को अपनी ओर आता देख कुलचा फरोश ने हाँक लगाई। गरम गरम छोले भटूरे, गरम गरम छोले कुलचे, काबुली चने करारे मसालेदार। काली लपक कर छाबड़ी फरोश के पास चला गया। वह दिलचस्पी से बड़ी परात के एक कोने में चनों की नन्ही सी पहाड़ी देखने लगा। उसके ऊपर हरी मिर्च, टमाटर के टुकड़े और हरे धनिए के पत्ते रखे हुए थे। परात को छोटी अंगीठी पर टिकाया हुआ था ताकि चने गर्म रहें। परात के साथ एक और छोटी अंगीठी थी जिस पर तवा था। परात में सजाई हुई चीज़ों का काली ने ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसने देखा कि भटूरा कुलचे से ज़्यादा मोटा है। उसने भटूरे की ओर इशारा किया। यह कितने का है? आने के दो, छाबड़ी वाले ने तुरंत उत्तर दिया। भटूरे उठाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। और इसका? काली ने कुलचे की ओर इशारा किया। ये भी आने के दो। और छोले मुफ्त? तो एक वह दे दो और एक यह। काली ने भटूरे और कुलचे की ओर बारी बारी संकेत किया। छाबड़ी वाले ने कागज़ के एक टुकड़े पर कुलचा और एक भटूरा और पत्ते में दोने में चने डाल दिए।
काली ने दो दो करके 4 कुलचे और भटूरे खाए, उसके पैसे दिए और नल से पेट भर पानी पिया और डकार मारता हुआ चाय की रेहड़ी के पास आ खड़ा हुआ। वह एक लंबी चोटी वाला तिलकधारी पंडित भी चाय की तलब बुझाने के लिए पहले से ही खड़ा था। उसे देख काली ठिठक गया, क्योंकि उसे अपने गांव के पंडित संतराम की याद आ गई। चाय के लिए बोल वह थोड़ा पीछे हट गया। चाय वाले ने 2 कप चाय बनाई और एक एक कप पंडित और काली की ओर बढ़ा दिया। पंडित ने चाय का एक घूंट भरा और बुरा सा मुंह बना लिया। मीठा कम है, 2 चम्मच शक्कर और डालो। पंडित की देखा देखी काली ने भी अपना कप आगे बढ़ा दिया और शक्कर का चम्मच डलवाकर कप में चाय हिलाता हुआ पीछे हट गया। वह पूरा लुफ्त लेने के लिए चाय के घूंट को अंदर खींच सुड़ुप सुड़ुप की आवाज के साथ चोरी छिपे पंडित की ओर देखने लगा। काली अभी चाय पी ही रहा था कि दूर से रेल के इंजन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। वे निरंतर नज़दीक आ रही थी, साथ ही गाड़ी की गड़गड़ाहट और धमक तीखी होने लगी। तीसरे दर्जे के मुसाफिर खाने के दोनों दरवाजों पर नीली और लाल कुर्तियां पहने कई कुली बीड़ी सिगरेट का आखिरी कस खींच उन्हें पांव तले मसलते हुए प्लेटफार्म की ओर भागे। काली भी बड़े गेट के निकट चला गया, लेकिन सफ़ेद वर्दी पहने 2 बाजुओं को उधर आते हुए देख वह घबरा कर पीछे हो गया। कुछ ही क्षणों में सीटियां बजाते हुए रेलगाड़ी ने स्टेशन में प्रवेश किया। चमचमाते डिब्बे के गेट के सामने से निकला और ची ची की आवाज़ पैदा करते हुए वह रुक गया। प्लेटफार्म पर कोहराम मच गया। एक साथ बहुत आवाज़ें उठने लगी। कुछ ही देर में सामान से लदी फदी सवारियां बड़े गेट से मुसाफिर खाने आने लगी। कोचवान सवारियों को घेरने लगे। लाला जी कहाँ जाना है? बाबूजी पेशावरी तांगा है। कोचयान एक ही सांस में इतनी मोहल्ले, इतनी सड़कें और बाजारों का नाम ले रहे थे कि समझ पाना कठिन था। कई सवारियां किराए में मोल भाव करती हुई तकरार पर उतर आईं। सवारियों को ले कोचवान आपस में उलझ पड़ते थे। एक कोचवान 2 सवारियों का सामान अपने तांगे में रखने लगा तो दूसरे तांगे वाले ने उसका दामन पकड़ते हुए रोब से पूछा, कहाँ ले जा रहा है इनका सामान? क्यों तू इनका मामा लगता है? पहले कोचवान ने अपना दामन छुड़ाकर उसका हाथ झटक दिया। मामा लगता होगा तू, इनसे पहले ही मैंने बात की है। दूसरे कोचवान ने जबरदस्ती उनका सामान उठा लिया। धीरे धीरे सवारियों से लदे तांगे स्टेशन के अहाते से बाहर निकल गए। रेलगाड़ी भी प्लेटफार्म से खिसकती हुई आगे बढ़ गई और उसकी गड़गड़ाहट और धमक प्रतिक्षण में कम हो गई। मुसाफिर खाने में बढ़ी हुई भीड़ देख काली ने चाय के आखिरी घूंट को भरा और खाली कप वाले चाय के पास से रख बेंच पर जा बैठा। एक व्यक्ति को बेंच की ओर आता देख काली पसर कर बैठ गया और पीठ फट्टे से टिका दी। बेंच पर अपना कब्जा सुनिश्चित करने के लिए उसने टांगे आधी पसार कर चादर फैला दी। प्लेटफार्म से यलगार करते हुए भिखारी और भिखारिनी मुसाफिर खाने में घुस आए। उनमें बूढ़े बुढ़िया जवान बच्चे भी शामिल थे। वे अलग अलग गिरोह में बंटकर दिन भर कमाई का हिसाब जोड़ने लगे। वे कभी कभार आपस में उलझते और उनमें तकरार की नौबत आ जाती। कुछ बूढ़े भिखारी और भिखारिनियों ने अपनी मैली कुचली और फटी पुरानी चादरें फैला दी ताकि तड़के आने जाने वाली गाड़ियों में भीख मांग सके। लेटने पर उन्हें पैसे की गुत्थियों को अच्छी तरह से टटोला। औरतें भी अपनी अपनी गुत्थी को नेफे से बांध लेती हैं। मर्दों ने उन्हें फटी कुर्ती को अंदरूनी जेब में बसुए से सकेल दिया। काली भी निश्चिंत सा होकर बेंच पे लेट गया। प्लेटफार्म और मुसाफिर खाने के बीच सदर दरवाजे से 2 सिपाहियों समेत हवलदार नमूदार हुआ। हवलदार के पास गज भर लंबी बेंत की छड़ी और सिपाहियों के पास सुमदार लाठियां थी। हवलदार के साथ एक और व्यक्ति था। उसके हाथ में एक छोटा सा ट्रक और बगल में थैला था। हवलदार ने मुसाफिर खाने के चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब बेंच रुकी हुई थी। फर्श पर लोग या लेटे हुए थे या फिर बैठे हुए हाँफ रहे थे। यह मुसाफिर खाना है या सराय? हवलदार रात के समय इतनी भीड़ देख भिन्ना गया। वह एक बेंच की ओर बढ़ा और उस पर लेटे व्यक्ति को डंडे के टहोके से उठा दिया। यह यहाँ क्यों लेटा है? सवेरे तड़के की गाड़ी पकड़नी है होशियारपुर के लिए। गाड़ी तड़के पकड़नी है और डेरा अभी से जमा लिया? अमृतसर से आया हूँ। इस वक्त होशियारपुर के लिए कोई गाड़ी नहीं है। टिकट कहाँ है? हवलदार ने रोब से पूछा। टिकट है। सवारी ने जेब से रुमाल निकाला और गिरह खोलकर उसमें बंधे हुए टिकट को हवलदार की ओर बढ़ा दिया। हवलदार ने टिकट का निरीक्षण कर सवारी को लौटा दिया। फिर वह सिपाहियों की ओर मुड़ गया। मुसाफिर खाने में हर आदमी का टिकट चेक करो। सिपाही बेंच पर लेटे और बैठे लोगों की ओर बढ़ गए। यह देख काली घबरा गया। हवलदार को अपनी ओर आता देख उसका चेहरा फक्क हो गया और धीरे से चादर समेट वह बेंच के कोने में सरक गया। टिकट दिखाओ। हवलदार की कड़कती आवाज़ सुन काली की घिघी बंद गई और उसने हाथ जोड़कर इनकार में सिर हिला दिया। मुसाफिर खाने को ननिहाल समझ रखा है? भागो यहाँ से।
हवलदार ने अपना डंडा काली की ओर लहराया। काली चादर समेटता हुआ भाग निकला तो हवलदार ने सिपाहियों को आवाज़ दी, जिसके पास टिकट नहीं उसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। फिर उसने अपने साथ आए व्यक्ति की ओर देखा और अपना सामान रखो जी, और पूरी बेंच संभाल लो, टांगे पसार कर आराम से नींद पूरी करना। हवलदार मूंछों पर उंगली से ताव देने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यक्ति ने अपने हाथ और बगल का सामान बेंच पर टिका दिया। वे चाय की रेहड़ी की ओर बढ़ गए। निक्के चाय वाला, चाय बढ़िया बनाना, पुराना दोस्त है। हवलदार ने अपने साथी की ओर इशारा किया। इसे शिकायत ना हो। हवलदारी के बावजूद कच्ची चाय पिलवाई। बादशाह हो, क्या बात करते हो? हवलदार से चाय वाले ने कहा। भला मेरी चाय कहाँ घटिया हो सकती है? बादशाह हो, मालिक हो मालिक, हवलदार का साथी प्रशंसा की मुद्रा में कहा। हवलदार चाय पी के सिपाही समेत मुसाफिर खाने का चक्कर लगाने लगा। एक कोने में जुआ का खेल खेल रहे नौजवान भिखारी अपने पत्ते समेत चुपके से खिसकने लगे, लेकिन हवलदार ने उन्हें देख लिया। उससे अपना डंडा हवा में लहराते हुए सिपाहियों को हुक्म दिया, पकड़ो सालों को, मुसाफिर खानों को जुआ घर बना रखा है। सिपाही आगे बढ़े और फर्श पर लाठियां मारी तो नौजवान भिखारी भागकर अंधेरे में खो गए। बूढ़े भिखारी और भिखारी ने अपनी अर्धनग्नता छुपाने के लिए मैली कुचैली और फटी पुरानी चादरें अपने इर्द गिर्द लपेटने लगे। जब भिखारी ने अपने शरीरों को समेट कर सिकुड़ गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। हवलदार ने भिखारियों की ओर डंडा लहराया। सरकार, कमर सीधी कर रहे हैं। सबसे बुजुर्ग भिखारी ने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़े। क्यों, सारा दिन कस्सी चलाते हो क्या? जो थकावट हो गई, कमर अकड़ गई है। यहाँ से उठो। साले दिन भर भीख मांगते हैं, रात को चोरी करते हैं और डाके डालते हैं। हवलदार ने दांत पीसे। सरकार, डाका चोरी करने लायक होते तो सबके आगे हाथ क्यों फैलाते, सबका भला क्यों मांगते? बकवास बंद। हवलदार ने जोर से डंडा लहराया। दोनों सिपाही झिड़कियां देते भिखारियों और भिखारिनों के कपड़े खींचने लगे तो भिखारी उठ गए। कहर मालिक का, एक बुजुर्ग भिखारी ने हवलदार की ओर हाथ लहराया। सरकार, मरे को मारने में क्या बहादुरी है, हम तो पहले ही मरे हुए। भिखारी और भिखारी ने बुदबुदाते मुसाफिर खाने से बाहर आ गए। बाहरी दीवार के पास रुके। बैठ जाओ यहीं खुले में, एक नौजवान भिखारी ने आपत्ति की। इन्हें जाने दो, फिर अंदर चले जाएंगे। स्टेशन के सामने खुली जगह खाली हो गई। तांगे की टाप, घुंघरुओं की छनछनाहट और चाबुक की सूसू की आवाज़ें दूर हो गईं। कुली भी गाड़ी और मुसाफिरों के जाने के बाद रेलवे स्टेशन से दूर चले गए। रेलवे स्टेशन एकदम वीरान हो गया। सड़क की रौनक भी खत्म हो गई। काली भी अपनी जगह से हिला। उसके कदम एक बार फिर मुसाफिर खाने की ओर बढ़ गए, लेकिन यह उल्टे पांव ही वापस आ गया, क्योंकि सिपाही समेत नया हवलदार यहाँ बैठा चाय पी रहा था। काली बस अड्डे की ओर आ गया। धीरे धीरे कदम उठाता हुआ बंद दुकानों के निकट आ पहुंचा। दुकान के सामने पड़ी बेंचें खाली थी। काली ने रात वहीं एक बेंच पर लेट कर काटने की सोची। अभी वह बेंच से कुछ दूर गया ही था कि ठंडी हो रही भट्टी के पास से एक कुत्ता निकला और उछल उछल कर उसकी ओर भौंकने लगा। अगले क्षण कई और कुत्ते बाहर निकल आए और काली को अपने घेरे में लेने लगे। कुत्तों से बचता बचाता काली दुकान से हटकर बस अड्डे की ओर आ गया। उसने सोचा, शहर का कुत्ता तो कुत्ते का मददगार है, लेकिन आदमी नहीं। अपने अकेलेपन पर काली रुआंसा सा हो उठा और बस अड्डे के खाली बरामदे के एक कोने में चादर बिछाकर लेट गया और आने वाली सुबह के बारे में सोचने लगा। रेलवे स्टेशन पर तड़के की गाड़ियों की रेल पेल और शोर शराबे के कारण काली की आंख जल्दी ही खुल गई। कई दिनों की थकावट और दिमागी परेशानी के बाद वह अपने आप को किसी हद तक हल्का और स्वस्थ महसूस कर रहा था। उसे बस अड्डे के पिछवाड़े कई आवाज़ें सुनाई दी तो वह घबरा गया और दबे पांव सड़क के किनारे आ गया। कुछ समय बाद अड्डे के पिछवाड़े से चार आदमी बात करते हुए भीतरी दरवाजे से खुले आंगन में आए। उन्हें एक कोने में पड़ी खाली बोतलें उठाई और हैंडपंप से पानी भर वे रेलवे स्टेशन की बाहरी दीवार के साथ चलते हुए रेलवे रोड की ओर बढ़ गए। लेकिन कुछ लोग खाली हाथ ही बस अड्डे की पिछली छोटी दीवार फांदकर ढलान से उतर गए। काली भी दीवार फांद उनके पीछे पीछे चलने लगा। वह जल्दी ही खुली जगह में पहुंच गया। वहां सैकड़ों लोग फैले हुए थे। काली भी बचता बचाता एक खाली जगह पर जा बैठा। रफा हज़ात के बाद वह छप्पड़ पर चला गया। वह अपने आप को और भी हल्का महसूस करने लगा, क्योंकि एक अनजान जगह पर सुबह की बहुत बड़ी ज़रूरत आसानी से पूरी हो गई। वह दीवार पार करके अड्डे के अंदर आ गया। दो बसें खुले आंगन में खड़ी थी। ड्राइवर
इंजन को स्टार्ट करके घूमने लगे। जब क्लीनर कपड़े से बस के बाहरी हिस्सों को पोंछ रहे थे, बस अड्डे के साथ रेलवे पर हलवाइयों की दुकानें और अंगीठियाँ जल गईं और बेचने का सारा साजो सामान तैयार होने लगा। बस की सफाई के बाद ड्राइवर और क्लीनर दुकानों पर आ बैठे और चारों ओर देखते हुए इधर उधर की बातें करने लगे। काली नल की ओर यूं बढ़ने लगा जैसे चोरी करने जा रहा हो। उसका जी चाहा कि वह नहा ले ताकि शरीर और भी हल्का हो जाए, लेकिन उसने इरादा बदल लिया। पता नहीं बाहर के लोगों को बस अड्डे पर या हैंडपंप पर नहाने की इजाज़त है कि नहीं। हाथ मुँह धो खाली बसों के पास आ गया। अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था, चल भाई, लुधियाना, फगवाड़ा, गुराया, फिल्लौर। फिर वह दूसरी लारी का बोनट थपथपाता हुआ हाँकने लगा, चल भाई, चहेड़, फगवाड़ा, बहराम, बंगा, नवा शहर। वह आवाज़ें बदल बदल कर स्थानों के नामों को आगे पीछे करके बार बार दोहरा रहा था। शंगार आया, जोर से साफ आवाज़ दे, फटे हुए ढोल की तरह क्यों बाँ बाँ कर रहा है। बस के क्लीनर ज्ञान ने हंसते हुए कहा, क्या करूं भा, गला बैठ गया है। कल कच्ची सड़क पर लारी में चला गया था, गले में धूल भर गई है। शंगारे ने खखार कर गला साफ किया। तो रात को शराब से गरारे कर लेता, इस काम के लिए पाव भर ही काफ़ी थी। गला तो साफ ही हो जाता, नींद भी बढ़िया आती। ज्ञान हल्का सा हंसा, भाई जी बहुत महंगा इलाज बता रहे हो, इस काम से पेट भर रोटी तो मिलती नहीं, इतना महंगा इलाज कैसे करूँगा। शंगारा बसों के चारों इर्द गिर्द चक्कर काटता हुआ आवाज़ दे रहा था, ओए होके दया पुत्रा, बाहर सड़क पर जाके आवाज़ दे। अड्डे के अंदर तो अंधे और बहरे को भी पता चल जाएगा। जालंधर लुधियाना और जालंधर नवा शहर की लारियां तैयार हैं। भारी भरकम ड्राइवर संता सिंह ने उसको डांटा। शंकारा मुस्कुराता हुआ सड़क की ओर बढ़ गया। उसके दाएं हाथ में अंगूठे की 4 उंगलियां मुंह के किनारे जोड़ दिया और ऊंची आवाज़ में हाँक देने लगा, चल लुधियाना, चल लुधियाना, चल फगवाड़ा, चल बंगा, फिल्लौर, गुराया, नवा शहर। मेलगाड़ियाँ छूटने ही वाली हैं। शंगारे की फटी आवाज़ को सुन संता जोर जोर से हंसने लगा। उसकी रानों पर झुककर पेट में हंसने के कारण लहरें सी पैदा हो रही थी। कुछ सवारियां बस अड्डे में प्रवेश करते ही देख संता और ज्ञान बेंच से उठ अपने अपने बस की ओर आ गए। ज्ञान गाड़ी के पिछले दरवाजे के पास रुक गया, जबकि संता सिंह ने अपनी सीट संभाल ली। उसने हिल हिल कर अपने पेट के स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच खाली जगह में अच्छी तरह से फिट कर लिया। इस क्रिया में उसकी सांस फूल गई। उसे दुरुस्त करने के लिए वह खांसने लगा। संता सिंह के पेट की आवाज़ से बोनेट हिलने लगा और खाली जगह पर अच्छी से वह टिक गया। संता सिंह के पेट की संभालने की प्रक्रिया ज्ञान को बहुत दिलचस्प लगी। शंकारा भी हाँके लगाना भूल गया। उसकी ओर झुकते हुए ज्ञान फुसफुसाया, ताए के पेट में अगर बच्चे हुए तो आधा दर्जन से कम नहीं होंगे, और अगर गंध भरा है तो कम से कम आधे शहर का तो ज़रूर होगा। शंगारा भी खींखी करके हंस गया, और अगर शराब हुई तो 5-7 ड्रम आराम से निकल आएंगे। ज्ञान खुलकर हंसा। संता सिंह को पता था कि वे उसकी गोगड़ को देखकर मज़ा ले रहे हैं। गर्दन घुमाकर क्रुद्ध नज़रों से दोनों की ओर देखकर दांत पीसने लगा, क्या होगा, तुम्हारे बाप लगाएगा? हाँ, साले यूं ही खी करके नकलें देख रहे हैं। और शंगारे ने हंसी दबाने के लिए मुंह पर हाथ रख लिए और दबे पांव वहां से खिसक गए। बस को तैयार देख सड़क पर जा रही भिखारी ने अड्डे पर आ गई। ज्ञान के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाती हुई वे 2 पैसे की खैरात मांगने लगी। संगार आया, इनका हाल देख। ज्ञान ने भिखारी की ओर इशारा किया। सुबह से सवारी का मुंह नहीं देखा, अभी एक भी टिकट नहीं कटी और लेनदार बनकर बीबियां सुबह सुबह आदम की रब भाग लगाए रसदे बस दे रहे हैं। भिखारी ने अपनी गिड़गिड़ाहट जारी रखी। जाओ, बस के मालिक आगे बैठे हैं ड्राइवर साहब की सीट पर, उनसे मांगो, मन में दया आई तो झोली भर देगा। शंगारे ने संता सिंह की ओर इशारा किया। भिखारी ने संता सिंह की सीट के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। संता सिंह की उम्र के हिसाब से उन्हें दुआएं देने लगी। सरदारा, आप 12 पोतों का मुँह चूमे, लारियां बढ़ती रहें,
रब रज के भाग लगाएं, बस चाय के पैसे दे दो। संता ने पहले भिखारियों को अनदेखा करने के लिए मुंह दूसरी ओर फेर लिया, लेकिन जब वे दुआओं के साथ साथ खिड़की को भी थपथपाने लगी तो संता ने क्रुद्ध होकर उनकी ओर देखा। भागो यहाँ से, मुस्टंडिया कहीं की। लेकिन जब भिखारियों की गिड़गिड़ाहट तकरार बनने लगी तो संता सिंह ने धमकी दी, भलमनसाहती से जाती हुई या उठाऊं हैंडल, सरदार खैर न दें, मीठा तो बोले, बोहनी का टाइम है। एक भिखारी ने संता सिंह की ओर जोर जोर से हाथ लहराया और दूसरी भिखारिन की बाह पकड़ लारी की ओर से तिरस्कार से देखा। चल स्टेशन पर ही चलते हैं, सवेरे सवेरे यहाँ कंजूस माथे लगे हैं, रब खैर करे। संता सिंह भिखारियों की ओर देखता रहा। जब वे अड्डे के बाहर निकल गईं तो वह दोनों हाथ स्टीयरिंग पर टिका इत्मीनान से बैठ गया। शंगारा और ज्ञान आवाज़ लगाते लगाते थक कर खामोश हो गए। वह तो सुबह से ही नजर नहीं आया, कहाँ मर गया? वह आपस में बातें करने लगे, किसी दोस्त के बारे में। सवेरे तो था, जंगल पाने के लिए तो हमारे साथ ही गया था। सोमे की दीवार फांद अड्डे में आते हुए देख। ज्ञान उसकी ओर इशारा करने लगा। रे, तू याद कर रहा था? लो सोमा आ गया। कहाँ चला गया था तू? शंगार ने रोब से पूछा। यारा, गांव के दुकानदार का मंडी के लाले के लिए ज़रूरी पैगाम था, वह देने गया था। सामान वाली सवारी आ जाती तो लारी की छत पर सामान कौन पहुंचाता? शंगारे का लहजा सख्त हो गया। यारा, पहली लारियों में भरी सामान वाली सवारियां कम होती हैं। वैसे भी मैंने मंडी तक आना जाना ही किया है। लाला के घर चाय लस्सी भी नहीं पी। सोमा हाथ रगड़ मुस्कुराया। नहीं, लाला तो तुम्हें देसी घी और केसर कस्तूरी डालकर भूरी भैंस का दूध पिलाता। शंगारे ने एक रणा से सर झटका। चल, हौक लगा, हम बोल बोल कर थक गए हैं। सोमे ने सिर पर साफा लपेटा और उतरकर बगल में दबा लिया और सड़क के किनारे जोर जोर से लुधियाना, फगवाड़ा, नवा शहर की हाँक लगाने लगा। बाद में शंगारा और ज्ञान भी इस क्रम में शामिल हो गए। दिल्ली, होशियारपुर, अमृतसर से रेलगाड़ियों के आ जाने के बाद बस अड्डे पर रौनक बढ़ गई। एक एक दो दो करके सवारियां बस अड्डों पर आने लगी। शंगारा, ज्ञान और सोमे की हाँकें ऊंची हो गई। सोमा सामान से लदी फदी सवारियां आने पर हाँक लगाना छोड़ उनके पास चला जाता। काली को महसूस हुआ कि उसे बस अड्डे पर काम मिल सकता है, लेकिन यह ख्याल आते ही वह भयभीत हो गया कि गांव के किसी आदमी ने उसे यहाँ देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। वह निराश होकर बहुत पीछे हट गया और दीवार के सहारे सोच में डूब गया। मन में यह विचार आते ही काली को कुछ ढांढस बंधी कि गांव के लोग इस शहर तक कहाँ सफ़र करते हैं। वे तो आसपास के गांव तक ही रिश्तेदारों के पास आते जाते हैं। थाने कचहरी में काम हुआ तो टांडा, उडमुल, दसूहा या ज़्यादा से ज़्यादा होशियारपुर आ गए। हाँ, गांव का लाला कभी कभार शायद यहाँ सौदा लेने मंडी आता होगा। बहुत से लोगों ने तो जालंधर देखना तो दरकिनार, इसका नाम शायद ही सुना हो। काली दीवार से हटकर एक बार फिर बसों के आसपास मंडराने लगा। बस में काफ़ी सवारियां बैठ चुकी थी। ज्ञान ने सूरज की ओर देख संता सिंह को आवाज़ दी। ताया, दबा दे कीली, टाइम हो गया, अभी कचहरी और फाटक से भी सवारी उठानी है। संता सिंह ने बस स्टार्ट कर दी। ज्ञान बस की पिछली खुली खिड़की के पायदान पर खड़ा हो जोर जोर से हाँक लगाने लगा। थोड़े ही वक्त में दोनों बसें काला और बदसूर धुआं छोड़ती हुई लड़खड़ाती हुई बाहर निकल आईं। अड्डे में फैले हुए लोग सिमटने लगे। आपाधापी और शोर शराबा खत्म हो जाने से वातावरण एक बार फिर शांत हो गया। संगारा और सोमा भी एक एक चाय की दुकान पर बेंच पर बैठे सिगरेट की बीड़ी फूंक रहे थे। काली भी टहलता टहलता उनके निकट चला गया और कुछ फासले पर खड़ा उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। उसने सोचा कि अड्डे में ही मजदूरी या कोई छोटा मोटा काम ढूंढने के लिए उनसे बात की जाए। वह साहस बटोर उनके नज़दीक जा खड़ा हुआ, लेकिन वे उसकी मौजूदगी से बेपरवाह अपनी बातचीत में पूरी तरह खोए रहे। जब लुधियाना से आने वाली बस ने अड्डे में प्रवेश किया तो सोमा साफे पर सिर लपेटता हुआ बस की ओर लपका। शंगारा सुस्ताने के लिए खाली बेंच पर लेट गया। फिर वह भी एकदम से उठ बस की ओर बढ़ गया। ड्राइवर ने खिड़की खोल नीचे छलांग लगा दी। बाबयो, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, क्या हाल है रे शंगाराया? बाबू ठीक हूँ, वाहे गुरु की फुल मेहर है। शंगारी ने सूरज की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाते हुए, बाबियो, लारी लिस्ट नहीं आई क्या? हाँ, नकोदर रेल लाइन वाला फाटक बंद था। ड्राइवर मिलक सिंह ने मैले हाथों को
देख उन्हें रगड़ते हुए क्लीनर को आवाज़ दी, ओए मुख्तियारे, जा भाग कर वर्कशॉप से प्यारू मैकेनिक को बुला ला। गाड़ी का इंजन खड़खड़ा रहा है, उसे बोल कि बोनेट उठाकर पड़ताल कर ले। भाभीऊ, मैं जो हूँ इस काम के लिए। मुख्तियारों को तो अभी अड्डा इंचार्ज का फेरे का हिसाब भी देना होगा। शंगारा वर्कशॉप की ओर जाने लगा। ओए तू इतना मोतबर मत बन, मुख्तियारे को ही जाने दी। वैसे भी हम अपना हिसाब किताब आखिरी फेरे के बाद लुधियाना में ही देते हैं। मिल्खा सिंह के ने शंगारे को मना कर एक बार फिर मुख्तियार को आवाज़ दी। मिल्खा सिंह को अपने गंदे हाथ दाढ़ी पर फेरते हुए मुख्तारे मुस्कुरा रहा था। चाचा, दाढ़ी काली करने का इतना शौक है तो खजाब लगाया कर, इंजन की कालिक से यह काम क्यों लेता है। ओए दाढ़ी की पुत्तर, भागकर वर्कशॉप से प्यारू मैकेनिक को बुला ला, इंजन खड़खड़ा रहा है, उसे बोल कि आकर देख जाए और अगले फेरे से पहले इसे ठीक कर दे। मुख्तियार के साथ शंगारा भी वर्कशॉप की ओर चला गया। मिल्खा सिंह भी इधर उधर झांकता हुआ दफ्तर में घुस गया। सवारियों के साथ बस से बरकत की ओर तोखा भी उतरे। सोमे की बस के पिछले हिस्से में लगी सीढ़ी की ओर फलांगते देख बरकत ने उसको आवाज़ दी, सोमे रहने दे, छत खाली है। और शाम के आखिरी फेरे कैसे रहे? बरकत ने जेब में पड़ी 4 कन्नियों को खनखनाते हुए पूछा। बस यूँ समझो कि रात की रोटी के पैसे भी बड़ी मुश्किल से निकले हैं। पेट दबाकर ही खाना खाया। सोमा कुछ निराश था। कोई बात नहीं, दोपहर को पेट भर खा लेना। मैंने 2 रोटी फालतू बनाई हैं। ताई ने पोटली में बंधी रोटियों की ओर इशारा किया। जा इस बरामदे के झरोखे में रख दे। लो यारा, मेरी पोटली भी ले जा। बरकत ने कुर्ते की जेब से एक पोटली निकाल सोमे के हाथ में थमा दी। सोमे ने पोटलियाँ ली, उन्हें सूंघा। बरकते, लगता है आज गलगल का अचार लाया है, साथ में गुड़ भी है। बरकते ने चाव से मुस्कुराया। वे बातों में मसरूफ़ थे। नवा शहर से पहली लारी शोर मचाते हुए लटखड़ाते हुए अड्डे पे आ गई। बस की छत पर खड़े मनसुख ने बरकत और तोखे को देख छत पर पड़े सामान की ओर इशारा कर जोर जोर से हाथ हिलाया। मनसुख छत से सामान उठाकर बारी बारी बरकत और तोखे को थमाता रहा और वे मालिक के निर्देशानुसार उसे रखते गए। काम से फारिग होकर वे सोमे के पास आ गए और पूरी बतीसी खोल मनसुख का स्वागत किया। मेरा नाश्ता लाया है? यारा, कैसे भूल सकता हूँ, मुझे पता है कि तेरे पेट में तड़के से चूहे भगदड़ मचा रहे हैं। 2 मोटी रोटियां लाया हूँ, आम के अचार के साथ। मनसुख ने अपनी पोटली भी सोमे की ओर बढ़ा दी। सोमे ने पोटली खोली, दाएं हाथ में तोला। सचमुच भारी है। यह बस तो अच्छी रही। बरकत ने मुट्ठी खोल पैसों का हिसाब जोड़ा। 6 आने मिले होंगे, मनसुख ने अंदाज़ा लगाया। ना, 5 आने और 1 टका। 1 नग हत्था था, बरकत ने बताया। चलो, जो मिला सो मिला। तोखा संतुष्ट हो मुस्कुराया। हाँ, बस का फेरा ऐसे ही लगे तो मज़ा आ जाए। रोटियां निकाल ली और पोटली को दोबारा बांध पोटलियां के साथ टिका दिया। रोटियों की तह उसने खोलकर अचार को सूंघा, फिर अपने साथियों पर नज़र डाली। आ जाओ सज्जनों, एक ग्रास हो जाए। ना भाई, तू आनंद ले, हम दोपहर तक के लिए गांव से पेट भरकर चले हैं। बरकत ने दायां हाथ थोड़ा ऊपर उठा दिया। फिर उसने अपने साथियों की ओर ध्यान से देखा। सोच रहा हूँ अगले महीने मैं भी गांव में ही रहूँ। अड्डा तुम तीनों देख लेना। क्यों, खैरियत है? सोमे ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, वैसे तो खैरियत है। गेहूं की फसल की बुआई के दिन आ रहे हैं। सोच रहा गांव में किसी जमींदार के साथ काम करके 1.5 मन अनाज मिल जाए तो घर में अन्न के दाने की सहूलियत हो जाएगी। बरकत सोच में डूबा था। बात तो तेरी ठीक है। सोमे ने अनुमति में सिर हिलाया। यह काम तो हम कर लेंगे, पिता पुरखी पेशा तो है ही। सोमे ने ग्रास को गले से जल्दी नीचे उतार कर कहा। तो फिर अड्डा बाहर के मजदूर संभाल लेंगे। सब एक साथ कैसे जा सकते हैं? बरकत ने उन्हें समझाया। ऐसा करते हैं कि 2 जने अब की बुवाई में चले जाएंगे, बाकी गन्ने की पिड़ाई के मौके पर। अनाज ना सही, गुड़ शक्कर तो मिल ही जाएगा। बरकत की सलाह सुन वे सब सोच में पड़ गए। उनकी बातचीत इसी तरह चलती रही और इसी तरह वे बातचीत कर रहे थे। काली के दिमाग में अपने भविष्य के बारे में एक नक्शा जमने लगा। वह अड्डे के मजदूरों से इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसका हौसला नहीं हो रहा था। बरकत ने अपने साथियों पर फिर से नज़र डाली। उन्हें दुविधा में देख वह उठ गया। अभी बस नहीं जाने का टाइम है, आओ अड्डा इंचार्ज से सलाह कर लेते हैं, आखिरी फैसला तो वही करेगा। वे अड्डा इंचार्ज मीता सिंह के कमरे की ओर गए
वह ऐनक लगाए अखबार पर झुका हुआ था और ऐसे बुदबुदा रहा था जैसे अखबार में छपे एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ कर पढ़ रहा हो। वे चुपचाप खड़े होकर उसकी ओर देखने लगे, फिर आंखों में आंखें डाल एक दूसरे को इशारे करने लगे। अंत में सबसे पुराना अड्डा मजदूर बरकत बोला, उस्ताद जी सत श्री अकाल। मीता सिंह कंधे समेत धड़ ऊपर उठाता है और ऐनक के शीशे से ही उनकी ओर देखते हुए पूछता है, क्या हो गया, लश्कर बनाकर यहाँ क्यों आए हो? उस्ताद जी एक सलाह लेनी है। बरकत ने हाथ जोड़ दिए, मेरे सिर पर चढ़कर खड़े हो और जैसे मेरा ही सर फोड़ना चाहता हो। मीता सिंह ने अखबार पर दोनों बाजुएं फैलाते हुए उनकी ओर घूर कर देखा। उस्ताद जी आप ये क्या कह रहे हैं? दोनों हाथ मीता सिंह के घुटने पर रख दिए, वैसे आप हमारे सिर पर 100 जूते मार लें, मैं इतना बड़ा पाप हमारे ऊपर क्यों चढ़ाते हो? बड़े सयाने बनते हो। जब मीता सिंह को उसने सारी बात बताई तो उसने उनकी ओर झांकते हुए कहा, बोझा उठा उठा कर तुम्हारी खोपड़ी पिचक गई है। मीता सिंह ने डांटा। फिर उन्होंने समझाया, मूर्खो तुम फसल की बुआई के लिए गांव जाना चाहते हो, ऊपर से नवरात्रे आ रहे हैं, ज्वाला जी चिंतपूर्णी जाने वाले भक्तों की भीड़ लगेगी, 4 पैसे कमाने के तो यही दिन है। हाँ उस्ताद जी, हमने तो यही सोचा ही नहीं। बरकत खिसियाना हो गया, अपना पढ़ा लिखा विचार अच्छा है, अड्डे पर मजदूर तो रखने ही पड़ेंगे, सवारियों की सहूलियत और अपनी ज़रूरत के लिए। तुमने एक बार अड्डा छोड़ दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। मीता सिंह ने अखबार को सामने फैलाते हुए चेतावनी दी। ठीक है उस्ताद जी, नहीं जाएंगे। बरकत ने सिर झुका दिया। वे कमरे के बाहर जाने के लिए मुड़े तो मीता सिंह ने उन्हें रोक दिया। मुंडे हो, तुम्हें पता ही है कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, संतरे का आधा ही ले लो, 1.5 रुपये के 2 का हो गया है। ठेकेदार ने इकट्ठी आन की कीमत बढ़ा दी है। तुम भी अब फी मजदूर अड्डा फीस आने के बजाय अपना 8 आने का रोजाना कर दो। उस्ताद जी हमारी मजदूरी का रेट तो पुराना ही है, सोमे ने कहा। तुम यहाँ क्या रेट से कमाते हो, मुझे मत सिखाओ पढ़ाओ। मीता सिंह का लहजा सख्त हो उठा। चाय रोटी दूध सबका दाम बढ़ गया है, 1 तारीख से लारी का किराया भी बढ़ने जा रहा है, तुम भी अपना रेट बढ़ा देना। इस तरह से अड्डा फीस अपने आप ही बढ़ जाएगी। उस्ताद जी सौदा 12 नहीं खाएगा, सवारियाँ 2 लारियाँ आ चुकी हैं और दी भी गई हैं, लेकिन सिर्फ सोमे को 4 आने मिले हैं। हम तो अपनी चाय पाने से भी बेजार बैठे हैं। मंदी दैया पुत्रा, मेले ठेले पर कमाई तो तुम ही करते हो। जब सवारियां सामान उतरवाने और बस की छत पर चढ़वाने के लिए कतार बांधकर खड़ी होती हैं, 20-20 आदमियों का काम सिर्फ तुम 2-4 जने करते हो और 10 गुना कमाई करते हो। अगर कभी एक आदमी का काम 4 को करना पड़ जाए तो मौत क्यों पड़ती है? काम धंधे में तेजी मंदी तो आती ही रहती है। मीता सिंह ने उन्हें एक बार फिर रोका और अपना फैसला सुना दिया। तुम्हारी अड्डा फीस मैंने संतरे के अड्डे के साथ बांध दी है, उसकी कीमत बढ़ेगी तो अड्डा फीस भी बढ़ा दूंगा, अगर कम हो जाएगी तो कम कर दूंगा। उस्ताद जी ऐसा लगता है सवेरे सवेरे नशे में गुट्ट हो गए हैं। बरकत हाथ रगड़ता हुआ मुस्कुराया। गुट्ट देया पुत्रा, अभी तो मैंने लस्सी भी नहीं पी, गुट कहाँ से होना है। भागकर मुकुंदे हलवाई की दुकान से मीठी लस्सी का गिलास लाया, थोड़ा सा सतनामे से 3 संतरे भी ले आना। सवेरे से खट्टे डकार आ रहे हैं, लगता है पेट में तेजाबी मादा बढ़ गया है। मीता सिंह ने पैंट को दोनों हाथों से दबाया। उस्ताद जी पैसे? बरकत ने उसकी ओर खाली और खुला हाथ बढ़ा दिया। मीता सिंह ने घूरकर उसकी ओर देखा तो बरकत बोला, उस्ताद जी बताया नहीं, सवेरे से 2 लारियां और एक भी कमाई नहीं हुई। सामान तो क्या, उनके तन पर कपड़े भी पूरे नहीं होते। ट्रकों बिस्तरों और बड़ी बड़ी गठरियों से लदी फंदी सवारियां तो इसी अड्डे पर उतरती हैं। मीता सिंह ने बरकत को डांटा, जब भाग कर लस्सी और संतरे लेकर आ, बता देना अड्डा इंचार्ज ने मंगवाए हैं, वह पैसे नहीं मांगेगा। जल्दी भाग ना, दोनों बसों को जाने का टाइम हो रहा, आगे पीछे चलेंगी। बरकत और उसके साथी मीता सिंह के कमरे से बाहर आ गए। बरकत हलवाई की दुकान की ओर बढ़ गया। सोमा तोखा और मनसुख खुली जगह में आ गए और आने वाली लारियों को देखने लगे। सोमे ने सलाह दी। मनसुख और तोखे को बस की ओर आता देख ड्राइवर सरवन सिंह और क्लीनर फुरमान सिंह थोड़ा परे चले गए। सरवन सिंह की ओर झुकते हुए फुरमान सिंह फुसफुसा, सुना है नया क्लीनर कुलदीप चंद पंडित जी का रिश्तेदार है। सुना तो मैंने भी है, ठीक ही होगा, पंडित कंपनी में अकेला 6 आने का हिस्सेदार है, इसलिए बंदे ज़्यादा उसी के भर्ती होंगे। दूसरे नंबर पर बरियाम सिंह है, वह कंपनी में 4 आने का मालिक है। ये दोनों तो कंपनी को खा जाएंगे, मुनाफा साल साल कम होता जा रहा है। फुरमान सिंह ने चिंता व्यक्त की।
मैं 1 पैसे का मालिक हूँ, इतना शुक्र की नौकरी लगी हुई, अपनी रोटी पानी का खर्चा निकाल लेता हूँ, रात को मुँह भी कड़वा कर लेता हूँ। और क्या तेरे साथ साथ तेरे सिर के ऊपर भी फुम्मन बांध दिए जाए? उत्तेजित हो सरवन सिंह ने फुम्मन राम को कंधे पर जोर से मारा। भाई तेरी सब बात ठीक है, अपना अपना हिसाब ठीक करना है। मेरा भतीजा 18 साल का हो गया, 8 जमातें भी पास कर ली हैं। उसके बारे में सोच रहा हूँ कि कंपनी में पर्ची काटने या क्लीनर की नौकरी मिल जाए तो चिंता दूर हो जाए। तेरा भाई क्या काम करता है? गांव में छोटी सी किराने की दुकान है। वो लड़के को अभी दुकान पर बिठा दो, सरवन सिंह ने सुझाव दिया। दुकान 2 आदमियों का बोझ नहीं उठा सकती। वैसे मेरा भतीजा फेरे टोरे का शौकीन है, तो फिर पंडित जी या बरियाम सिंह से बात कर लो, वे कहाँ मानेंगे। उनकी अपनी रिश्तेदारी बहुत लंबी चौड़ी है। फुम्मन राम मासूम है था। फुम्मना तेरा काम बना सकता है। सरवन ने भवें ऊपर चढ़ा विश्वास के साथ श्वास में सरगोशी की। फुम्मन राम उत्सुकता से सरवन सिंह की ओर देखने लगा। चलो कोशिश करके देखेंगे। पंडोरी वैसे भी मेरे गांव का है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोस का रास्ता होगा पगडंडी से। सड़क से 8-10 कोस पहले बहराम जाओ, फिर उसके बाद काम बन जाएगा। औरतों को पुत्तर तक देता है। तेरा तो काम बहुत छोटा है। सरवन सिंह एक बार फिर मुस्कुरा दिया। कहकर देखता हूँ। फुम्मन राम ने अनुमति में सिर हिलाया। जरूर देखो। इसी तरह वह लोग सब इधर उधर की बातें करते रहे और आपस में अपना समय बांटते रहे। इतने में ही लुधियाना से बस भी आ गई। कुछ समय के लिए बस अड्डे पर फिर रौनक हो गई। मजदूरों के साथ साथ तांगे वाली सवारियां भी लोगों को घेर कर खड़ी होने लगी और जोर जोर से आवाज़ देने लगे। चल कचहरी अड्डा, अमृतसर, पक्का बाग, चहर बाग, सैयदा गेट, फगवाड़ा गेट। भिखारी और भिखारिनें भी अपना आम तौर पर सवारियों को घेरने लगीं। इसी तरह बस का पूरा माहौल बना रहा। सारे लोग आपस में बातचीत करते रहे, सामान उतारते रहे और अपना अपना कमाई का साधन बनाते रहे। सुबह से शाम हो गई। वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर मनसुख की ओर आंखें उठा दी। आओ खाना खा लो। इसी तरह सब आपस में बातचीत करते रहे। तो आज हम देखेंगे बस यहीं तक। इसके आगे का भाग हम देखेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। आज पहली बार प्रारंभ किया है तो आप इससे पहले हमारे चैनल पर जो धरती धन्ना अपना उपन्यास है उसको सुने, उसके बाद ही इस उपन्यास को सुने तो यह उपन्यास आपको अधिक समझ में आएगा। तो पुनः आपसे भेंट होगी इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।